समय नेपाल में मौजूद हूं और नेपाल में जिस तरह की तबाही देखी गई है उसका पूरा आंखों देखा हाल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। 289 मौतें अब तक इस हादसे में हो चुकी हैं, यानी कि 289 मौतों की पुष्टि इस लिहाज से की जा चुकी है कि उतने शवों को रिकवर किया जा चुका है। तबाही का भयावह मंजर हमारी आंखों के सामने है। अब से कुछ देर पहले एमईए की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह जानकारी दी गई कि 288 भारतीय पर्यटक लापता हैं। जो ये सैलाब आया, जो ये अचानक एक फ्लैश फ्लड आया, उसमें 288 लोग भारतवासी जो हैं वो गायब हैं। उनकी तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। नेपाल की सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि करीब 644 जो विदेशी हैं वो इस समय लापता हैं। जो इस पूरे सैलाब के रास्ते से जो भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय से लेकर जो अब राहत बचाव कार्य हो रहा है तब तक की एक एक तस्वीर जो है वो दिल दहलाने वाली है। नेपाल की मीडिया की तरफ से चीन के ऊपर यह आरोप लगाए गए हैं कि अगर जल्दी बता दिया जाता चीन की तरफ से तो फिर इस तबाही से बचा जा सकता था, नेपाल के लोग सावधान हो सकते थे। हालांकि चीन ने इस बात से साफ इनकार किया है। क्या चीन ही नेपाल में तबाही का जिम्मेदार है? क्या चीन ने नेपाल को समय रहते अलर्ट नहीं किया? क्या ग्लेशियर से आपदा पर झूठ बोल रहा चीन? जिनपिंग की जिद क्या नेपाल में फिर तबाही मचाएगी? सबसे पहले नेपाल में चीन के प्रवक्ता की ओर से जारी पोस्ट पर गौर कीजिए। चीन कह रहा है कि समय पर नेपाल को वार्निंग न देने के कारण नेपाल में बहुत ज्यादा लोगों की जान जाने की बात फेक न्यूज है। चीन ने उसके नीचे इस खबर को भी फेक न्यूज बता दिया कि चीन के हिस्से में बने मलबे के बांध के ध्वस्त होने से नेपाल में भारी तबाही मची। तो चीन के हिसाब से सच क्या है? उसके हिसाब से सच ये है कि भूकंप या ग्लेशियर के ढहने से भूकंप नेपाल के हिस्से में आया जिससे इतने लोग मारे गए और तबाही मची। चीन जिसे फेक न्यूज बता रहा है वो सही खबर है और जिसे वो सच बता रहा है वो सफेद झूठ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट इमेजरी यानी प्लैनेट लैब्स की तस्वीरें और स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने साफ दिखाया है कि मलबे का मुख्य बहाव तिब्बत के अंदर लेंडे नदी के ब्लॉक होने से शुरू हुआ था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के विश्लेषण से भी साबित हो चुका है कि मुख्य घटना तिब्बत के हिस्से में हुई थी। वहीं पर ग्लेशियर का हिस्सा टूटने के बाद मलबे ने लेंडे नदी का रास्ता रोका था। यहाँ कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं आया था, बल्कि ग्लेशियर गिरने की ताकत से ही भूकंप जैसे झटके रिकॉर्ड हुए थे। इस वजह से ही नेपाल के पत्रकार चीन पर सही समय पर चेतावनी न देने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर चीन पर नेपाली पत्रकारों को भरोसा क्यों नहीं? नेपाल के कई पत्रकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने तिब्बत सीमा पर पहाड़ों को काटकर और नदियों का रुख बदलकर जो शाओकान स्मार्ट विलेज बनाया है, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। निर्माण कार्यों के कारण ही अब हर साल बड़े पैमाने पर भूस्खलन और विनाशकारी बाढ़ आ रही है। यही नहीं, नेपाल के जल विज्ञानी और अधिकारियों का लंबे समय से आरोप रहा है कि चीन सीमा पार की नदियों के जल स्तर और बारिश का रियल टाइम डेटा साझा करने में हमेशा हिचकिचाता है। चीन के पास इतने सारे सैटेलाइट है जो कि हर पूरी दुनिया भर उनकी रिकॉनेसेंस चलती है और इस एरिया में भी चलती है, तो क्यों उन्होंने नहीं बताया? क्या इसके पीछे उनके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का कारण है जो कि एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन को तबाह कर रहे हैं? इन आरोपों को चीनी मूल के स्वतंत्र लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शिनयांग यांग ने अपनी पोस्ट से मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी TAR की 60वीं वर्षगांठ के जश्न के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यादोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हर हाल में आगे बढ़ाने की जिद कर रहे हैं। यांग का दावा है कि ये प्रोजेक्ट उसी इलाके में है जहां वो जीरोंग पोर्ट है जो तबाही में तिनके की तरह उड़ गया। शियांग कहते हैं कि चीनी इंजीनियर चाहे कितनी भी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर लें,
प्रकृति के प्रकोप के आगे सब बेकार है। नंगा पर्वत ब्लॉक के पास थोड़ी सी भी हलचल पूरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पल भर में तबाह कर देगी। उनका आरोप है कि अपनी राजनीतिक जिद और महत्वाकांक्षा के चक्कर में जिनपिंग जानबूझकर एक और बड़ी तबाही को न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, वो ये भी सवाल उठाते हैं कि जिनपिंग बार बार कहते हैं कि फीजिबिलिटी रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट को सुरक्षित बताया गया है, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सामने नहीं रखते। चियांग के मुताबिक असल में ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। आज तक ब्यूरो। निश्चित रूप से वो जो पूरा इलाका है वो बेहद कठिन है और चीन वहां पर बहुत ऐसे कार्य कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि ये पूरा क्षेत्र इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा संवेदनशील है और क्या इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की गतिविधियां वहां पर और ज्यादा विकट स्थिति पैदा कर रही हैं। हमारे साथ काठमांडू से हमारे संवाददाता पंकज जुड़ रहे हैं इस समय। पंकज, ये बताइए कि नेपाल सरकार की तरफ से जो इसमें अभी तक मरने वालों का आंकड़ा है उसे रिवाइज किया गया है, 289 बताया जा रहा है, और जो अभी विदेशी लापता है 644। जी बिल्कुल, नेपाल सरकार की तरफ से हर घंटे जो है वो इसका अपडेट दिया जा रहा है और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 289 डेड बॉडी जो है वो मिल चुके हैं। इसमें सबसे अधिक जो है वो चितवन के इलाके में डेड बॉडी मिले हैं। करीब 108 डेड बॉडी जो है चितवन में मिले हैं, जो कि भारतीय सीमा से करीब है। इसी तरह दूसरा जो नवल परासी है वो भी भारतीय सीमा से लगा हुआ है, जो पश्चिमी चंपारण की सीमा से लगा हुआ है। वहां से भी करीब 60 से अधिक डेड बॉडी मिले हैं। इसी तरह अन्य जिलों से जो धादिंग है, नुआकोट है, गोरखा है, इन सब जगहों से मिल रहा है। लेकिन रसुआ जहां सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है वहां से बहुत ही कम डेड बॉडी मिल रही है, क्योंकि वहां अभी तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो रहा है। उस मेन इलाके में जो सबसे अधिक जहां नुकसान पहुंचा है वहां पे पहुंच पाना काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि नेपाली सेना लगातार प्रयास कर रही है। अपने जो सैनिक हैं उनको एयर ड्रॉप भी कई जगहों पर किया गया है, ताकि जो प्रारंभिक अनुमान है वो लगाया जा सके कि कहाँ कहाँ लोग दबे हैं, कहाँ मलबे में लोग फंसे हुए हैं या कोई जीवित है भी कि नहीं है। तो इस तरह से नेपाली सेना जो है वो रेस्क्यू का काम इतने जो प्राकृतिक आपदा और जो भौगोलिक स्थिति को देखकर है बड़ा मुश्किल हो रहा है, और जितने लंबे स्ट्रेच तक ये राहत और बचाव का कार्य चलना पड़ रहा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरीके से वो बता रहे हैं, सोचिए चीन बॉर्डर पे हुआ और भारत नेपाल बॉर्डर के साथ जहां पर चितवन है उस इलाके में सबसे अधिक इस समय लाशों को निकाला जा पाया है। किस तरीके से ये पूरा हुआ हादसा, उसको लेकर बहुत अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। चीन की तरफ से कुछ बातें बताई जा रही हैं, कुछ नेपाल की तरफ से जो जानकारी है वो दी जा रही है। चीन की तरफ से ये थ्योरी दी गई कि भूकंप के कारण ग्लेशियर टूटा, उससे तबाही मची। ये थ्योरी गलत है। दूसरी थ्योरी ये दी गई कि आपदा की शुरुआत नेपाल से हुई। ये भी गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत तिब्बत से हुई, जो चीन जिस पर अपना अधिकार दिखाता है। तीसरी थ्योरी ये दी गई कि ग्लेशियर झील के फटने से तबाही मची। इस थ्योरी की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और न ही इसे खारिज किया गया है। चौथी थ्योरी ये है कि ग्लेशियर ढहने से लेंडे नदी ब्लॉक हुई, उसके टूटने से सैलाब नीचे आया और तबाही मची। वैज्ञानिकों के अनुसार ये थ्योरी सही है। पांचवी थ्योरी यह है कि ग्लेशियर के गिरने के कारण भूकंप जैसी तरंग पैदा हुई। इस थ्योरी को भी वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर सही बताया गया है। आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिससे ये साफ हो जाएगा कि नेपाल में आई तबाही की सही वजह आखिर क्या है। Oh my God, यार। नेपाल में आए भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर अब तक कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। कुछ ने इसे भूकंप का नतीजा बताया, तो कुछ ने ग्लेशियर झील के फटने का। लेकिन अब अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के वैज्ञानिकों ने इसके असली कारण का खुलासा कर दिया है।
शुरुआत में चीनी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया था कि 4.4 तीव्रता के प्राकृतिक भूकंप ने ग्लेशियर को तोड़ा और फ्लैश फ्लड ला दिया। ये थ्योरी चीन ने दी और इस पर नेपाल के कुछ मंत्रियों ने भी मोहर लगा दी, क्योंकि ये चीन को सूट करती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस भूकंप वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। USGS के अनुसार असल में कोई प्राकृतिक भूकंप आया ही नहीं था। दरअसल पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक बहुत विशालकाय हिस्सा इतनी भयानक ताकत से नीचे गिरा कि उसकी टक्कर से धरती कांप उठी, जिसे सीस्मोमीटर ने भूकंप की तरह रिकॉर्ड कर दिया। उपग्रह से मिली सैटेलाइट तस्वीरों ने तबाही के मुख्य कारण को साफ कर दिया है। जब ये विशालकाय आइस रॉक एवलांच नीचे गिरा तो इस भारी मलबे ने पहाड़ियों के बीच बहने वाली लेंदे नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इस मलबे के कारण नदी पर एक कच्चा और अस्थायी बांध बन गया, जिसके पीछे भारी मात्रा में पानी जमा होने लगा। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ा, मलबे का ये बांध अचानक फट गया और करीब 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार निचले इलाकों में तबाही मचाती हुई निकल पड़ी। वैज्ञानिकों का अंतिम निष्कर्ष साफ है, प्राकृतिक भूकंप से नहीं बल्कि ग्लेशियर और चट्टान के गिरने से पैदा हुए झटकों और लेंदे नदी पर बने मलबे के बांध के फटने से नेपाल में ये भीषण त्रासदी हुई। ग्लेशियल झील यानी GLOF के फटने के सीधे सबूत भी अब तक नहीं मिले हैं। आज तक ब्यूरो। इस बीच नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है कि करीब 288 भारतीय नागरिकों से इस समय नेपाल में संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारत की तरफ से नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया गया है और अब तक कुल 2 विमानों में 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है। इस त्रासदी में के बारे में आपको कुछ चीज़ें अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहला कि जो भारतीय नागरिक हैं वहां पर जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से है। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावा चीनी, चूँकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूँकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। इसमें से 200 लोग जो हैं उसमें से 95 लोग दार्चेन शहर की तरफ वहाँ से हिल्सा पार करके नेपाल में आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग जिलोंग शहर में, 30 लोग जुटुलपुक जो कि सागा की तरफ आ रहे हैं, एक और शहर है, और 60 से 70 लोग जो हैं सागा की तरफ आ रहे हैं। अपने संवाददाता आशुतोष के पास हम लिए चलते हैं। आशुतोष, कल से जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आशु, अभी भी जो जहां पर मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था वो तो पूरी तरीके से कट गया है, वहां तक जाना संभव नहीं हो रहा है। लेकिन वहां से जो पानी का वेग आया, जो सैलाब आया, उसके निशान दूर दूर तक बिखर गए हैं। क्या क्या आप देख पा रहे हैं, आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। श्वेता, रोवासू से लेकर के नोवाकोट, ये जो 50 किलोमीटर का टेरेन है, ये समझिए कि ऐसा प्रलय पहाड़ के लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। उन्हें तो अर्थक्वेक याद आ जाता होगा 2014 का कि इस तरह की इतनी बड़ी तबाही आई थी, लेकिन पहाड़ की स्थिति में जब इतना बड़ा ग्लेशियर या इस तरह का स्लाइड आए जो अपने साथ अरबों टन मलबा लेकर के आता है, वो तस्वीरें बेहद डरावनी है।
उन इलाकों से मैं गुजरा हूं तो हमने नोवाकोट देखा। नोवाकोट के ऊपर त्रिशूली, जिस नदी के नाम पर वो पूरा शहर बसा है, आमतौर पर उसकी धारा जो कटाव है बहुत खूबसूरत दिखती है, जिसकी वजह से वो हमेशा गुलजार रहता रहा। हमने उसकी पुरानी तस्वीरें देखी है, बेहद रंग बिरंगी है। वहां पर पर्यटन स्थल है, बस स्टैंड बने हुए थे, लेकिन अब जब मैं वहां से लौटा हूं तो देख रहा हूँ सब कुछ बेहद समतल हो चुका है और मलबा आमतौर पर कहीं पर जमा होगा तो 5 फीट 10 फीट होगा। आप सोचिए कि एक ऐसा शहर जो 60 से 70 फीट मलबे के नीचे जा चुका है। पेड़ों को हमने देखा, पेड़ों की चोटियों को मलबे ने डुबो दिया था, इस तरह था। और जो ज्यादातर नीचे लोग थे उनको ऊपर जाने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि जब वहां से उनको दरख्ते पहाड़ सुनाई पड़े थे तो जो बेहद पहाड़ी की ऊंची इलाकों पर, जहां मैं हूं इसके किनारे के ऊंचे के इलाकों में, ये तो भाग करके चले गए। लेकिन जिनका घर नदी की धारा के किनारे किनारे था, क्योंकि सड़कें भी आमतौर पर वहीं पर चलती हैं, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, चेन, सब कुछ वहां पर होता है, उन लोगों को तो भागने का मौका भी नहीं मिला था। और इसीलिए अब कैजुअलिटी अगर आप देखें कि 24 घंटे में जो 7 कैजुअलिटी थी वो अब 270, 275, 280 तक पहुंच रही है। और इसीलिए अनुमान लगाना मुश्किल है। अभी मैं जहां पर हूं, नोवाकोट का सबसे आखिरी इलाका है, यहीं पर बताते हैं कि 10 से 15 हजार की तो सामान्य आबादी थी, ऊपर से चहल पहल थी, यात्रा का मौसम सही था। बात है। और जो अब पहली तक यहाँ पर तस्वीर जो आई शव वहां पर तो सीसीटीवी लगा हुआ था, तो उसका कैमरे में वो तस्वीरें थी। यह ऐसी न जाने कितने इलाके हैं, कितने क्षेत्र हैं जहां पर किसी तरह का कोई कैमरा नहीं। एक अनसुनी तबाही, एक अकल्पनीय बर्बादी।